इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप इसके अंदर देखो तो आपके पास एक सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है और ये भी एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ये पहले भी शायद एक आध बार आया हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो इसके अंदर एक एपी के बारे में बात की गई है जिसकी 6 टर्म आपको क्वेश्चन में गिवन है 2। मतलब आप जानते हो कि किसी भी एपी में जो A6 होता है दैट इज A + 5D एंड दिस इज 2। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। यहां से आप A या D की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो अगर मान लो हम इसके अंदर से A निकालें तो उसकी वैल्यू आएगी 2 माइनस दैट इज 5D। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया है कि जो A1, A3 और A6 का जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट की लीस्ट वैल्यू आना चाहिए। तो हम इस प्रोडक्ट को कुछ नाम दे देते हैं। मान लेते हैं सपोज करो Z। तो हमने अगर इसको डिनोट करें Z नाम के सिंबल से A1, A3 एंड A6। अब मान लो अगर हम इसके अंदर वैल्यू रखें तो आप जानते हो कि A1 का मतलब है एपी की फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म आप जानते हो क्या होगी A। इसके अंदर जो नेक्स्ट आएगा A3 का मतलब है किसी एपी की थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म के अंदर A प्लस कितना आता है 2D। और इसके अंदर जो A6 आएगा ये A6 किसी एपी की कौन सी टर्म है सिक्स टर्म। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी 6 टर्म आपको 2 गिवन है तो मैं इसकी डायरेक्टली वैल्यू 2 लिख देता हूँ। अब इसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं कि हम इसे एक फंक्शन बनाएंगे या तो A में या फिर D में, ताकि हम इसके अंदर क्या लगाएंगे मैक्सिमम मिनिमा। अब क्वेश्चन में क्योंकि हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस यानी कि हमें D निकालना है, तो D निकालने के लिए हम बेटर है कि इसे एक फंक्शन बनाएं किसका D का। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये जो स्टेटमेंट है A = 2 - 5D, हम इस स्टेटमेंट से जो A की वैल्यू है इसके अंदर पुट करते हैं। तो यहाँ से जो Z आएगा अगर हम इस Z को लिखें तो ये आएगा A कितना है 2 माइनस दिस इज 5D। अगर आप इसका A + 2D में आप इस A की वैल्यू को 2 - 5D लिखोगे तो 2 - 5D लिखने पर ये आएगा 2 माइनस और 5D + 2D कितना हो जाएगा माइनस का 3D एंड इनटू में कितना आ रहा है 2। फर्दर आप उसके अंदर क्या करो कि इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाइड करो। तो मल्टीप्लाइड करने पर आपके सामने एक क्वाड्रेटिक आएगी इन टर्म्स ऑफ 2 को मैं आगे लिख रहा हूँ। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाइड करूँ तो जो क्वाड्रेटिक यहाँ फॉर्म होगी वह आएगी 15D² माइनस इसके अंदर जब ये 5D 2 से मल्टीप्लाइड होगा या 3D 2 से मल्टीप्लाइड होगा तो सोल्व करने पर ये आने वाला है 16D एंड प्लस में कितना आ जाएगा कांस्टेंट टर्म आएगी 4। अब आपके सामने बेसिकली क्वाड्रेटिक है। वैसे तो आप जानते हो कि किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो लीस्ट वैल्यू है वो कौन से कोऑर्डिनेट पर आती है, उसके वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट आता है वो आता है -b/2 है। फिर भी अगर आप चाहो तो इसके अंदर क्या लगाओ मैक्सिमम मिनिमा। तो हम इस d को डिफरेंशिएट करते हैं d के रेस्पेक्ट में। हम इस एक फंक्शन मान लें फंक्शन ऑफ d और हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फंक्शन कौन सी d की वैल्यू पर मैक्सिमा या मिनिमा की वैल्यू देगा। तो यहाँ से अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो तो आपको पता है कि अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू d तो दिस टर्म विल बी 30D एंड -16। और अगर हम इसे 0 करें क्योंकि आप जानते हो मैक्सिमा या मिनिमा के अंदर जो फर्स्ट डेरिवेटिव उसको 0 करते हैं, तो फाइनली यहाँ से जो d आने वाला है इसके वो सोल्व करने पर आएगा दैट इज 8 और ये आएगा 15। ये d की वैल्यू आ रही है। अगर आप इसके अंदर सेकंड डेरिवेटिव निकालो तो यहाँ से क्लियर है कि जो इसका सेकंड डेरिवेटिव आएगा d²z/d² इसकी वैल्यू आने वाली है दैट इज 30। और यहाँ से क्लियर है कि जो इसका सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है। तो जो भी ये d आएगा 8/15 इस d की वैल्यू पर ये जो फंक्शन है A1, A3, A6 इसकी क्या आएगी लीस्ट वैल्यू। इसका मतलब है कि जो A1, A3 और A6 है उसका जो प्रोडक्ट है वो d = 8/15 यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 8/15 पे लीस्ट आएगा। तो अगर हम चारों ऑप्शन में देखें तो आपको जो 8/15 है वो कौन से ऑप्शन में जा रहा है सेकंड ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने एक मैट्रिक्स गिवन है और उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है मल्टीप्लाइड बाई 2 उसका जो क्यूब है वो 2 की पावर 20 गिवन है। फर्दर आपसे क्वेश्चन में कहा है कि आपको अल्फा बीटा निकालना है और क्वेश्चन में अल्फा बीटा क्या है इंटीजर। तो सपोज करो अगर हम सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए को फाइंड करें तो आप जानते हो अगर हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करें तो उसकी फर्स्ट रो से अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो फर्स्ट रो में 0 0 से एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, अगर सिर्फ 1 से एक्सपेंड किया जाए तो यहाँ से सोल्व करने पर इसका जो डिटरमिनेंट है वो α² - β² आ रहा है सबसे पहली बात। दूसरी बात अगर हम इस कंडीशन का यूज करें, आप सबको ये प्रॉपर्टी पता है कि डिटरमिनेंट के अंदर अगर मान लो k × कोई कांस्टेंट होता है a तो बाय प्रॉपर्टी ये k की पावर n डिटरमिनेंट a आता है। अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो a है और इसके अंदर जो n होता है वो इस मैट्रिक्स a का क्या होता है ऑर्डर। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स a का ऑर्डर कितना है 3, तो जब आप इसके अंदर डिटरमिनेंट ऑफ 2a फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 एंड डिटरमिनेंट a ऐसा आ जाएगा। और मुझे इसके अंदर इसका क्या करना है क्यूब। तो अगर मैं इसका क्यूब करता हूं तो क्यूब करने पर ये टर्म आएगी 2 की पावर 3 डिटरमिनेंट a का क्यूब
एंड दिस इज 2 की पावर 21। यहां से अगर हम सॉल्व करें तो ये 2 की पावर 3 की पावर 3 आएगी, तो यहां से 2 की पावर कितनी आएगी 9। तो यहां से सॉल्व करने पर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब है ये 2 की पावर 12 आ रहा है। और अगर हम इसके अंदर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करें तो यहां से जो डिटर्मिनेंट ए है इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो फाइनली हम क्या करते हैं कि जो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है इसको यहां पर ले लेते हैं। अगर हम इस जगह डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू लें तो ऐसा करने पर हमारे सामने जो बनेगा ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी कितनी, सॉरी ये 2 की पावर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 16। यहाँ पर जब इसे डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर ये 4 आएगा यानी 16 आएगा, तो ये जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी 16। अब अगर मान लो मैं इसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टर करूं तो फैक्टर करने पर मुझे नजर आ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा ये इसके फैक्टर आएंगे। अच्छा मुझे बात पता है कि क्वेश्चन में अल्फा बीटा पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर अल्फा बीटा पॉजिटिव है तो अंडरस्टूड है कि ये जो टर्म होगी ये पॉजिटिव आएगी। अब अगर ये पॉजिटिव है तो अल्फा माइनस बीटा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो राइट साइड में क्योंकि पॉजिटिव लिखा है तो 100% जो अल्फा माइनस बीटा है ये डेफिनेटली क्या होगा, पॉजिटिव। अब अगर ये पॉजिटिव है तो दूसरी बात ये कि अगर अल्फा बीटा पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव तब आएगा जब अल्फा बीटा से बड़ा हो। तो इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा में हमेशा अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा से बड़ा होता है। तो हम इसके फैक्टर जब करेंगे तो इस बात का ध्यान रहे कि जिसके अंदर लार्जर नंबर है हम उसको क्या लेंगे 16, लार्जर नंबर को क्या लेंगे अल्फा प्लस बीटा। मान लो अगर मैं 16 के फैक्टर करूं तो मुझे पता है कि 16 के फैक्टर होते हैं एक तो 1 इंटू 16, एक इसके अंदर आएगा 4 इंटू 4 और एक इसके अंदर इसके फैक्टर आएंगे 2 इंटू 8। ये मेरे पास इस क्वेश्चन में 3 पॉसिबिलिटी है, नेगेटिव तो मैं फैक्टर कर ही नहीं सकता। अब मैंने देखा कि अगर इसके अंदर 1 इंटू 16 लूँ तो इसका मतलब है कि मुझे इसे 16 और इसे 1 लेना पड़ेगा। अगर मान लो मैं इसे 16 और इसे 1 लेता हूँ तो उस केस में क्या होगा कि जब ये 16 और ये 1 होगा तो सोल्व करने पर जो केस बनेगा उसके अंदर अल्फा की वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी। जैसे दूसरा इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि अगर हम इसे 8 और 2 ले लें। अच्छा यहाँ पर ये जो दोनों फैक्टर हैं ये 4 4 नहीं हो सकते, ये कंफर्म है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के लिए डिफरेंट आएगी, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल क्या होंगे 4 4 होंगे। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब इसके अंदर बीटा की वैल्यू 0 और अल्फा की वैल्यू 4 आ जाए। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या है कि अल्फा बीटा दोनों इंटीजर हैं, तो आपके सामने जो 3 केस बन रहे हैं यानी कि 4,4। अगर आप इसके अंदर पहले वाले केस में देखो तो जब इन दोनों को सॉल्व करके आप यहां से अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो इसके अंदर अल्फा की जो वैल्यू है 17/2 आ रही है। इस वाले केस में अल्फा की वैल्यू 5 आएगी। तो हम केवल एक केस को सॉल्व करते हैं जब अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाए, बाकी जो केसेस हैं उसके अंदर अल्फा की वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी, अल्फा बीटा इंटीजर नहीं आएंगे, या फिर इसके अंदर अल्फा बीटा में से एक नंबर 0 आ रहा है, तो इसके अंदर जो फेवरेबल केस है वो केवल ये वाला है। अब मान लो अगर मैं इस केस को सॉल्व करूं, इस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा है इस अल्फा प्लस बीटा को हम कंसीडर करते हैं 8 और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं 2। बहुत सिंपल सी लीनियर इक्वेशन है, दोनों को ऐड करके सॉल्व करो। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि सॉल्व करने पर जो अल्फा है वो 5 आएगा और बीटा कितना आने वाला है 3। तो ये इस क्वेश्चन में अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो पीछे अगर हम वापस जाएं और वापस से अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमें क्वेश्चन में सिर्फ अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर अल्फा 5 और बीटा 3 आ रहा है इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में अल्फा की पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी 3rd। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 3rd ऑप्शन आने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। अगर हम इस ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन पर जाएं तो हमारे पास एक इक्वेशन लिखी है 4 cos थीटा प्लस यह आएगा 5 sin थीटा इक्वल क्या आएगा 1। और क्वेश्चन में कहा गया कि जो अल्फा है वो अल्फा इस इक्वेशन का एक रूट है और इसके अलावा अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है -π/2 से +π/2 के इंटरवल में, और मुझे इस क्वेश्चन में tan अल्फा निकालना है। अब इसके अंदर अगर हम यहाँ से देखें तो हमें वैल्यू निकालनी किसकी, tan अल्फा। अच्छा मैं इसकी बोथ साइड स्क्वायरिंग कर सकता हूं, लेकिन मैथमेटिक्स में स्क्वायरिंग करना अलाउड नहीं है। स्क्वायरिंग करने पर क्या दिक्कत होगी कि इसके बाद जो रिजल्ट आएंगे उस रिजल्ट को मुझे एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। तो मैं जनरली स्क्वायरिंग करने को अवॉइड करता हूं इस क्वेश्चन में, और हम इसे बेसिक मेथड से करते हैं। हम इसके अंदर एक काम करते हैं, सिंपली इसके अंदर 2a के फॉर्मूले लगाते हैं हाफ एंगल के टर्म में। आपको पता है कि cos थीटा होता है 1 - tan स्क्वायर θ/2 एंड अपॉन में आएगा 1 + tan स्क्वायर, ये आ जाएगा θ/2 प्लस यहाँ पर आएगा 5 और साइन थीटा को अगर हम लिखें तो ये आएगा 2 tan θ/2 एंड डिवाइडेड बाय ये आएगा 1 + tan स्क्वायर θ/2। ध्यान रहे मैं स्क्वायरिंग भी कर सकता था, लेकिन उसमें अगर 2 आंसर आते तो मुझे एक एक करके दोनों आंसर को चेक करना पड़ता। यहाँ पर बिना चेक करे आंसर ऑटोमेटिकली रिजेक्ट या एक्सेप्ट हो जाएंगे।
अगर हम इसे सोल्व करें तो आपके सामने tan थीटा बाई 2 में क्वाड्रेटिक आएगी, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर की टर्म को अगर आप राइट लोगे और 5 को राइट लोगे तो उसके अंदर सबसे पहली टर्म आएगी 5 tan स्क्वायर थीटा बाई 2। दूसरा अगर हम इसके अंदर tan थीटा बाई 2 की टर्म लिखें तो उसके अंदर ये tan थीटा बाई वाली टर्म राइट जाएगी, तो माइनस में आ जाएगा आपके पास tan थीटा बाई 2। और इसके अलावा अगर हम इसके अंदर कांस्टेंट वाली टर्म लिखें तो +4 और 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो यहां पर ये टर्म आने वाली है -3। ये आपके सामने tan थीटा बाई 2 में क्वाड्रेटिक आ जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें पता है कि अल्फा इसका एक रूट है, तो अल्फा अगर इसका रूट है तो दैट मीन्स अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहां से अगर मैं सोल्व करके tan थीटा बाई 2 की टर्म वैल्यू निकालूं श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, तो जो tan थीटा बाई 2 आएगा, ये tan थीटा बाई 2 यहां से आ जाएगा कितना, अगर हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएं तो आएगा -b प्लस माइनस √b स्क्वायर आएगा 100, और माइनस में अगर आप 4 से निकालोगे 4 × 5 × -3 तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 × 5 × -3 यानी कि 60 प्लस में, और अपॉन में कितना आएगा 2a कितना हो जाएगा हमारा 10। यहां से अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास जो tan थीटा बाई 2 की वैल्यू आ रही है, तो यहां से जो tan थीटा बाई 2 की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसको सोल्व करें इसके अंदर देखो आप अंडररूट में 160 आ रहा है, 160 में से अगर मैं 4 को बाहर लेकर ऊपर नीचे 2 को कैंसिल कर दूं तो मेरे पास ये टर्म आएगी 5 प्लस माइनस एंड रूट, यह आएगा 40 बाय नीचे आ जाएगा कितना 5, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, यहां पर ये जो tan थीटा बाई 2 आ रहा है इसके अंदर थीटा का मतलब है अल्फा, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास tan अल्फा बाई 2 की कितनी वैल्यू आ गई 2। एक वैल्यू तो आएगी प्लस में और एक वैल्यू आएगी माइनस में, तो ये प्लस माइनस √40 बाय 2 आएगी। अच्छा, क्वेश्चन में अल्फा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे अल्फा के बारे में लिखा है कि अल्फा -π/2 से π/2 में लाई करता है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो अल्फा बाई 2 होगा ये बिलोंग करेगा -π/4 से π/4। मैंने इसके अंदर क्या किया, जो अल्फा की इंटरवल मुझे क्वेश्चन में गिवन था इसको मैंने 2 से डिवाइड किया। अब इसके अंदर अगर मान लो अल्फा बाई 2 -π/4 से π/4 है, तो दैट मीन्स जो tan अल्फा बाई 2 होगा इसकी जो रेंज आएगी वो ऑब्वियस है कि -1 से 1 में आएगी। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पर प्लस माइनस में 2 वैल्यू आ रही है, उनमें से मुझे क्या करना है, ये यहाँ पर 5 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर प्लस माइनस में 2 वैल्यू आ रही है, तो उसके अंदर एक वैल्यू रिजेक्ट होगी। तो आप देखो कि अगर tan अल्फा बाई 2 -1 से 1 में लाई कर रहा है तो मुझे -1 से +1 की वैल्यू को ही सेलेक्ट करना है। अगर मैं इसके अंदर प्लस लेता हूं तो जो डेटा आएगा वो डेटा 1 से बड़ा आएगा, और मुझे पता है कि tan अल्फा बाई 2 -1 से 1 के बाहर नहीं आ सकता, तो इसका मतलब है कि प्लस या माइनस में केवल एक ही वैल्यू एक्सेप्टेबल है, और वो एक्सेप्टेबल वैल्यू कौन सी है, माइनस वाली। तो अगर मैं से नेक्स्ट पेज पर बात करें तो इस क्वेश्चन में जो tan अल्फा बाई 2 है, इस tan अल्फा बाई 2 की जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी 5 माइनस, यह आएगा √40 बाय कितना आएगा 5। अब इस क्वेश्चन में अगली स्टेप में पूछा है कि मुझे tan अल्फा निकालना है, तो आप सब जानते हो कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर tan अल्फा में अगर tan 2a का फॉर्मूला लगाएं तो वहां से ये फॉर्मूला आएगा 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर कितना आएगा अल्फा बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्री में tan 2a का हाफ एंगल में फॉर्मूला है। आप इसके अंदर ये वैल्यू रख के इसको सोल्व करो, तो जब ये वैल्यू रख के इसको सोल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं। मेरे ख्याल से इतना काम स्टूडेंट कर सकता है, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है √10 - 10/12 ये आ जाएगा, तो इतना काम तो आप कर लोगे। तो इसके अंदर अगर आप डेटा रखोगे तो ये आएगा 2 एंड दिस इज 5 माइनस √40 बाय 2, 40 बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 1 माइनस दिस इज 5 माइनस √40 बाय ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर। अगर आप इसे सोल्व करोगे, कैलकुलेशन कर लेना एलसीएम लेकर, तो कैलकुलेशन करने के बाद ये 10 माइनस √10 माइनस 10/12 जो आंसर हमारे पास पीछे लिखा हुआ है वो कैलकुलेशन करने के बाद ये सेकंड ऑप्शन जो इसका है ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन का काम हर स्टूडेंट कर सकता है। अच्छा, इसके बाद फंक्शन का जो क्वेश्चन है इसके अंदर बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन है। जनरली कोचिंग इंडस्ट्री में ये क्वेश्चन हर बैच में हर क्लास में पढ़ाया जाता है। इसके अंदर fx और gx नाम के दो फंक्शन गिवन हैं और इनका एक कंपोजिट फंक्शन है फॉग जिसकी रेंज निकालनी। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करते हैं कि हम डायरेक्टली सबसे पहले फॉग को निकाल लेते हैं। तो आई होप फॉग कैसे निकालते हैं आप सब जानते हो। अगर मैं इसके अंदर फॉग फाइंड करूं, फॉग का मतलब है f ऑफ gx। अगर हम इसके अंदर इस फॉग को फाइंड करें f ऑफ gx, तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि जो f नाम का फंक्शन है इसमें x को रिप्लेस करना है gx नाम के फंक्शन से। तो ये जो भी डेफिनेशन है आप इसे डेफिनेशन में जहां भी x आ रहा है वहां x की जगह gx रख दो। x को gx रखोगे तो ये स्टेटमेंट आएगा 2 प्लस gx इंटू में 2 लिखा हुआ है यहाँ, एंड दिस इज 1 माइनस gx बाय 2। अच्छा, जब हम फंक्शन के अंदर
इसके अंदर जहां भी x आता है वहां gx लिखते हैं, तो राइट साइड में जो कंडीशन है उन कंडीशन में भी x को gx लिखना है। तो आपके सामने ये कंडीशन आ जाएगी -3 से, दैट इज gx आएगा कहां तक, लेस देन इक्वल 0, और जो सेकंड कंडीशन उसके अंदर ये आएगा 0 से एंड gx आएगा लेस देन 1। अब इसके अंदर हम अगली स्टेप में क्या करते हैं, जो भी gx की वैल्यू है, तो हमारे पास gx की दो वैल्यू है। सबसे पहले वैल्यू ये है, तो हम क्या करेंगे, इससे पूरे क्वेश्चन में जहां भी gx आ रहा है वहां gx की वैल्यू को रखेंगे, एक बार -x और एक बार +x। तो मैं इसी स्टेप में यहां रख के बताता हूं। जैसे अगर हम इसके अंदर gx की वैल्यू रखें, तो सबसे पहले अब इस कंप्लीट डेफिनेशन में gx की वैल्यू को क्या रखना है, -x। तो जहां भी इसके अंदर gx आ रहा है, अगर मैं -x रखूं तो ऐसा करने पर यह आएगा 2 प्लस ये आएगा gx को -x रखने पर 2x, और इधर भी -x रखो तो ये -3 में gx की वैल्यू आएगी -x एंड ये आ जाएगा 0। इसके अंदर भी अगर आप -x रखोगे तो ये वैल्यू x/2 आ जाएगी, और यहां से आएगा 0 एंड ये आएगा -x एंड दिस इज 1। अच्छा, जब हमने इसके अंदर gx की वैल्यू को -x रखा तो उसके साथ जो भी कंडीशन यहाँ गिवन है, यानी कि x -1 to 0 है, तो कंडीशन दोनों स्टेटमेंट के साथ आपको लिखनी पड़ेगी। यानी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि x -1 से 0 है, और इसके अंदर भी x आएगा -1 से 0। यही काम हमें दोबारा करना है। अब इस केस में अगली बार हमें क्या करना है कि gx को रिप्लेस करना है x, यानी हम क्या करेंगे, दोबारा से ये जो डेफिनेशन है इसमें जहां भी gx आ रहा है वहां x रखेंगे। तो अगर हम इस कंप्लीट डेफिनेशन में gx को x रखें, तो अब इसके अंदर इस दोनों लाइन में gx को x रखो। अगर हम फर्स्ट लाइन में x को gx रखेंगे तो ये आने वाला है 2 प्लस कितना आएगा, 2x। मैंने इसके अंदर क्या किया, gx का रिप्लेसमेंट x से किया, और इसके अंदर भी gx की वैल्यू को x रखो। gx की वैल्यू को x रखोगे तो ये कंडीशन आ जाएगी -3 एंड ये आएगा लेस देन इक्वल x एंड दिस इज लेस देन इक्वल 0, यहां पर आ जाएगा 0। उसके बाद सेकंड कंडीशन आपको क्या करना है कि gx को x रखना है। अब इसके अंदर जो सेकंड रो है इसके अंदर भी आपको gx की जगह क्या रखना है, x। तो अगर हम gx की जगह x रखें तो ये आ जाएगा 1 माइनस ये आएगा x/2, एंड अगर आप इसके अंदर gx को x लिखोगे तो ये आएगा 0 एंड दिस इज x एंड ये आएगा कितना, 1। अच्छा, जब आपने gx को x रखा तो gx इक्वल x के साथ जो भी कंडीशन है 0 से 1, इस कंडीशन 0 से 1 को इन दोनों के साथ लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों के साथ अगर मैं 0 से 1 की कंडीशन लिख दूं, x आएगा 0 से 1, 0 से 1 में 0 और 1 दोनों पे क्या लगेगी, इक्वलिटी, ये आएगा 0 to 1। अब फाइनली इसके बाद हम क्या करते हैं, फंक्शन को सॉल्व करने के लिए इंटरसेक्शन लेते हैं। तो आप क्या करोगे इसके अंदर कि आप यहां से इंटरसेक्शन लोगे इन दोनों कंडीशन का। तो अगर मैं इन दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लूं, अगर इंटरसेक्शन की जो वैल्यू अगर 5 आ जाए तो मुझे रिजेक्ट करना है। आप नोटिस करो ये जो x की वैल्यू है तो डिफाइंड है -1 to 0। इस वैल्यू को जब आप सोल्व करोगे तो आप इस वैल्यू को माइनस से क्या करो, मल्टीप्लाइड। माइनस से मल्टीप्लाइड करने पर ये जो स्टेटमेंट है ये 0 से 3 आएगा। तो अगर ये 0 से 3 आ रहा है और ये -1 से 0 आ रहा है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने पर x की वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है तो रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्ट होने का कारण है क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन से x 5 आ रहा है। अगर हम इसके अंदर इस सेकंड वाले पार्ट की बात करें, इसका इंटरसेक्शन ले, अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेकर फंक्शन को डिफाइन करें तो फंक्शन क्या आने वाला है, अगर आप इस को पहले सोल्व करके x से निकालो तो इसे माइनस से मल्टीप्लाइड करो, तो माइनस से मल्टीप्लाइड करने पर ये वैल्यू आएगी -1 to 0। -1 to 0 में -1 पे क्लोज आएगा और 0 पे ओपन ब्रैकेट आएगा, जबकि इसके अंदर -1 to 0 लिखा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यही आएगा। तो अगर हम इस फंक्शन को अगले पेज पे डिफाइन करें तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा f of gx, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये फंक्शन क्या आने वाला है, थोड़ा पीछे चलते हैं। कंडीशन तो हमारी -1 to 0 आ रही है, ये हमारी कंडीशन आ रही है। तो कंडीशन को अगर हम देखें तो -1 to 0 के लिए हमारा फंक्शन आएगा 1 + x/2। तो यहाँ पर हम इस 1 + x/2 की बात करें तो हमारा जो फंक्शन है वो आने वाला है 1 प्लस ये आएगा x/2। अगर हम इसके अंदर इसकी थर्ड कंडीशन की बात करें, अच्छा इस थर्ड कंडीशन में देखो कि जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, यहां से यहां तक का ये जो स्टेटमेंट आ रहा है, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करके दोनों का इंटरसेक्शन लें तो इस वाले पार्ट में x आ रहा है -3 से 0 और इस वाले पार्ट में x से 0 आ रहा है। लेकिन अगर आप इंटरसेक्शन लो तो दोनों के इंटरसेक्शन में x = 0 की वैल्यू लाई कर रही है। तो यहां पर अगर आप इसको डिफाइन करोगे तो यहां पर ये कंडीशन आएगी x = 0, और इस x = 0 के रिगार्डिंग फंक्शन क्या आ रहा है, फंक्शन आएगा 2 + 2x। तो यहां पर आपका जो फंक्शन आ रहा है ये फंक्शन आ जाएगा 2 प्लस कितना आएगा, 2x। तो हमारा फंक्शन आ जाएगा 2 + 2x। अगर हम इसके अंदर लास्ट वाले पार्ट की बात करें, अब इस लास्ट वाले पार्ट में x 0 से 1 आ रहा है, उसमें भी 0 से 1 आ रहा है। अगर दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो उसमें 0 पे ओपन ब्रैकेट है, उसमें 0 पे क्लोज ब्रैकेट है।
तो इंटरसेक्शन लेने पर जो 0 है वो हट जाएगा और हमारा फंक्शन आएगा 1 माइनस एक्स बाय टू। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो आएगा 1 माइनस एक्स बाय टू और ये डिफाइंड होगा फॉर x 0 to 1। अब अगर कोई मुझसे ये पूछे कि इस फंक्शन का डोमेन या रेंज क्या है, तो डोमेन तो मैं देखकर बता सकता हूं कि -1 से +1 के लिए, क्योंकि ये फंक्शन डिफाइंड है तो -1 से 1 का इसका डोमेन आ जाएगा। लेकिन अगर इसकी रेंज के बारे में पूछा जाए तो मैं एक काम करता हूं, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो मैं सबका ग्राफ बना देता हूं। अगर मैं इसका अलग से यहाँ ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ पर अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो सपोज दिस इज -1 0 एंड 1। अब इसके अंदर हम सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं -1 से 0 के इंटरवल के लिए। अच्छा, जब आप इसके अंदर x को -1 रखोगे तो आपको पता है कि x को -1 रखने पर फंक्शन की वैल्यू 1/2 आएगी। तो इस -1 पर हम यहाँ पर मार्क करते हैं 1/2 और उसके करस्पॉन्डिंग मान लेते हैं ये पॉइंट है। अगर हम इसके अंदर 0 की बात करें तो जब आप इसके अंदर x को 0 रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आने वाली है 1। तो यहाँ पर मैं 1 मार्क कर देता हूँ, लेकिन ध्यान रहे 1 आएगा नहीं, तो यहाँ पर हम इसके अंदर 1 पे क्या लगाएंगे, डॉट इससे लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर x = 0 इस डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं। x = 0 के लिए जो फंक्शन है वो 2 + 2x है। तो जब आप इस फंक्शन में x के लिए 0 रखोगे तो 0 रखने पर यहाँ से वैल्यू कितनी आने वाली है 2। तो वैल्यू का 2 आ रही, तो इस 0 के करस्पॉन्डिंग आपको अलग से एक पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा। तो जो भी पॉइंट आप अलग से डिफाइन करोगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, तो ये पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं 2। अच्छा, इसके बाद अगर हम फर्दर 0 से 1 के लिए ग्राफ बनाएं तो जब आप इसके अंदर 0 रखोगे तो अगेन इसकी वैल्यू 1 आ रही है, और अगर आप इसके अंदर x को 1 रखते हो तो इसकी वैल्यू फिर से 1/2 आ रही है। इसका मतलब जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो 1 पर कहाँ जाएगी, 1/2। तो इस तरह की स्ट्रेट लाइन आने वाली है। तो फाइनली रेंज का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ y। तो y डायरेक्शन में अगर आप इस ग्राफ का एनालिसिस करो तो यहाँ से क्लियर है कि इस फंक्शन की जो रेंज आएगी वो रेंज अगर हम यहाँ से डिफाइन करें तो ये रेंज बिलोंग करेगी -1 से और आएगी कितनी, सॉरी 1/2 से। यहाँ पर इसकी जो रेंज आने वाली है वो रेंज क्या आएगी, ये रेंज आ जाएगी 1/2 से, दैट इज 1 पे ओपन ब्रैकेट यूनियन करले ब्रैकेट में आएगा 2। यानी इसकी जो रेंज आएगी और y डायरेक्शन में देखो तो 1/2 से 1 तक जाएगी, लेकिन 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 पर क्या लग रहा है, ओपन ब्रैकेट, और उसके बाद सडनली आपकी वैल्यू 2 आएगी, तो 2 आपकी रेंज में शामिल होगा। तो फाइनली ये इस क्वेश्चन की रेंज आएगी। अगर पीछे जाके आप इसका आंसर देखो तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन बैठने वाला है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो थर्ड ऑप्शन आएगा, कि थर्ड ऑप्शन में ये रेंज आपको दे रखी है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेसिकली एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर ए ट्रांसपोज की वैल्यू गिवन है आई। आप सब पता है कि जो सिंबल होता है ये ट्रांसपोज का सिंबल है, और इसके अलावा आपके सामने एक स्टेटमेंट दे रखा है जिसके हमें वैल्यू निकालनी। अब मान लो अगर हम इससे सॉल्व करें तो स्टेटमेंट है 1/2a एंड a प्लस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, और यहां से आएगा प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज का क्या आएगा, स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब सपोज करो अगर हम इस अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करें तो इसके में अगर आप a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, हालांकि लगता नहीं, मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि अगर आप a प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो मैट्रिक्स के चैप्टर में a प्लस बी का स्क्वायर आता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, और प्लस कितना आएगा b है। और अगर आप इसके अंदर a माइनस बी का स्क्वायर करोगे मैट्रिक्स के चैप्टर में तो ये आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस कितना आएगा b है। तो एक्चुअली इसके अंदर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर तो जब इस दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने पर इसके अंदर ए बी और बी ए वाली जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी। तो अगर मैं इसे डायरेक्ट लिखूं तो यहाँ से ये जो टर्म है ये आ जाएगी 1/2a, और इसके अंदर आएगा 2a स्क्वायर और प्लस आएगा b स्क्वायर। इस क्वेश्चन में b का मतलब क्या है, a ट्रांसपोज का स्क्वायर। अगर आप इसे देखो तो यहाँ पर b को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, a ट्रांसपोज। अच्छा, इसके अंदर जो 1/2 है इससे 2 कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम थोड़ा इसे सोल्व करें तो हमारे पास ये आएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस, अब ये जो a ट्रांसपोज का स्क्वायर है इसको मैं 2 बार लिख देता हूँ, तो मैंने इसको लिख दिया a ट्रांसपोज इंटू क्या लिखा, a ट्रांसपोज, और उसके बाद हमने अगले स्टेप में इस a को अंदर मल्टीप्लाइड किया। अगर हम इस a को अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आएगा a क्यूब। अगर आप इस a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाइड करोगे तो दिस विल बी a क्यूब, और अगर हम इस a को इससे मल्टीप्लाइड करें तो आपके पास टर्म आ जाएगी a इंटू ए ट्रांसपोज एंड a ट्रांसपोज। अगर हम इस नेक्स्ट स्टेप में ये जो a ट्रांसपोज है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्वेश्चन के अंदर a ट्रांसपोज कितना है i, तो अगर आप इसके अंदर इस a ट्रांसपोज को i लिखोगे तो आपके सामने ये स्टेटमेंट आएगा दैट इज a क्यूब प्लस i इंटू ए ट्रांसपोज। मैथमेटिकली आप जानते हो कि अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड करें तो सेम आता है, यानी कि i इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी, a ट्रांसपोज। तो आपके पास ये स्टेटमेंट आएगा a क्यूब प्लस ए ट्रांसपोज। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप यहाँ पर देखो जो ऑप्शन आपको गिवन है उसके अंदर
इस आंसर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन नंबर 4। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनली क्या आ जाएगा? आंसर।